जुलाई 1991 मिल्वाकी विस्कॉन्सिन का एक साधारण सा इलाका, ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग नंबर 25। इस बिल्डिंग के कॉरिडोर्स में पिछले कई महीनों से एक अजीब सड़ी हुई और बेहद घिनौनी बदबू तैर रही थी। पड़ोसी परेशान थे। उन्हें लगता था शायद किसी का मीट फ्रिज में खराब हो गया है या बिल्डिंग की प्लम्बिंग में कोई मरा हुआ जानवर फंसा है। जब भी लोग अपार्टमेंट 213 के मालिक से इस बदबू के बारे में पूछते तो वो एक स्माइल के साथ कहता, सॉरी, मेरे फिश टैंक की मछलियाँ मर गई हैं, या फिर मेरा फ्रिज खराब हो गया है, मीट सड़ गया है। वो आदमी दिखने में बिल्कुल आम था, ब्लॉन्ड हेयर, चश्मा, शांत स्वभाव और हमेशा नजरें झुकाकर बात करने वाला। उसका नाम था जेफरी डामर। किसी को, उसके पड़ोसी को, पुलिस को, यहाँ तक कि उसके अपने परिवार को भी इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि इस शांत और पोलाइट आदमी के बंद दरवाजे के पीछे क्या चल रहा है। उस अपार्टमेंट में मछलियाँ नहीं सड़ रही थी, उस अपार्टमेंट में इंसान सड़ रहे थे। ये कहानी किसी भूत प्रेत की नहीं, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके अंदर का अंधेरा इतना गहरा था कि उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थी। एक ऐसी सच्चाई जो किसी भी हॉरर मूवी से भी ज़्यादा भयानक है। चलिए चलते हैं इस मिल्वाकी कैनिबल के दिमाग के उन गहरे काले कोनों में जहाँ से ये सब शुरू हुआ। जेफरी लायनल डामर का जन्म 21 मई 1960 को मिल्वाकी में हुआ था, पर उसकी परवरिश ओहायो के एक छोटे से शांत कस्बे बाथ टाउनशिप में हुई। देखने में वो एक बिल्कुल नॉर्मल प्यारा सा बच्चा था, पर उसके घर के अंदर का माहौल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उसके माता पिता लायनल और जॉयस डामर की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। जॉयस को सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज थे और वो हमेशा डिप्रेशन और प्रिस्क्रिप्शन पिल्स के नशे में रहती थी। लायनल, जो कि एक केमिस्ट थे, अपने काम में इतने बिजी रहते थे कि उनके पास अपने बेटे के लिए वक्त ही नहीं था। इस अकेलेपन में जेफ ने एक अजीब सा शौक पाल लिया। जब वो लगभग 10 या 11 साल का था तो उसने सड़क पर मरे हुए जानवरों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो उन मरी हुई गिलहरियों, कुत्तों और बिल्लियों को उठाकर जंगल में ले जाता और उन्हें डाइसेक्ट करता। वो देखना चाहता था कि इनके अंदर क्या है। लायनल को लगा कि उनका बेटा साइंस में इंटरेस्ट ले रहा है। एक बाप होने के नाते लायनल ने अनजाने में एक ऐसी गलती कर दी जिसकी कीमत बाद में कई बेकसूर लोगों को चुकानी पड़ी। लायनल ने जेफ को सिखाया कि जानवरों की हड्डियों को एसिड और ब्लीच में डालकर कैसे साफ और प्रिजर्व किया जाता है। उन्हें लगा वो अपने बेटे को केमिस्ट्री सिखा रहे हैं, पर असल में वो एक फ्यूचर सीरियल किलर को सबूत मिटाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते जेफ पूरी तरह से अकेला हो चुका था। उसने इस अकेलेपन और अपनी दबाई हुई होमोसेक्सुअलिटी से बचने के लिए शराब का सहारा लिया। उसके दिमाग में अब मरे हुए जानवरों की जगह एक नए ऑब्सेशन ने ले ली थी, सुंदर लड़कों की बॉडीज। वो चाहता कि कोई हमेशा के लिए उसका बनकर रहे, जो उसे कभी छोड़ कर ना जाए। ये अबैंडनमेंट इशू आगे चलकर उसके क्राइम्स का सबसे बड़ा मोटिव बनने वाली थी। जून 1978 जेफ 18 साल का हो चुका था। उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो रहा था और वो उसको अकेला छोड़कर घर से जा चुके थे। ओहायो के उस बड़े से खाली घर में जेफ बिल्कुल अकेला था। एक दिन वो अपनी कार से हाईवे पर घूम रहा था।
जब उसने एक 19 साल के लड़के स्टीवन हिक्स को लिफ्ट मांगते हुए देखा। स्टीवन एक कॉन्सर्ट में जाने के लिए हिचहाइक कर रहा था। जेफ ने स्टीवन को कन्विंस किया कि कॉन्सर्ट में जाने से पहले वो उसके घर चलकर कुछ बियर पी ले। स्टीवन मान गया, पर कुछ घंटों बाद जब स्टीवन ने जाने के लिए कहा तो जेफ के दिमाग में पैनिक बटन दब गया। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, ये ख्याल उसके दिमाग में इतना हावी हो गया कि जैसे ही स्टीवन मुड़कर जाने लगा, जेफ ने पीछे से एक भारी आयरन बारबल उठाया और स्टीवन के सर पर दे मारा, जिससे स्टीवन बेहोश हो गया। बाद में जेफ ने उसका गला दबाकर उसे मार डाला। मौत के बाद का सन्नाटा जब छाया तो डर के मारे जेफ ने स्टीवन की बॉडी को बेसमेंट में छुपा दिया। अगले कुछ दिनों में उसने वो टेक्निक्स यूज की जो उसने अपने पिता से सीखी थी। स्टीवन की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए, मीट को प्लास्टिक बैग्स में डालकर जमीन में गाड़ दिया और हड्डियों को एसिड से साफ करके तोड़ दिया। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। स्टीवन हिक्स हमेशा के लिए गायब हो गया और जेफ डामर के दिमाग ने ये समझ लिया कि मर्डर करना और बच निकलना पॉसिबल है। पहले मर्डर के बाद जेफ लगभग 9 साल तक किसी और को नहीं मार पाया। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी और यूएस आर्मी दोनों जगह से उसे शराब की लत के कारण निकाल दिया गया। हार मानकर उसके पिता ने उसे उसकी दादी के पास वेस्ट एलिस विस्कॉन्सिन भेज दिया। दादी एक बेहद रिलीजियस और स्ट्रिक्ट औरत थी। उन्हें लगा कि उनके प्यार और डिसिप्लिन से जेफ सुधर जाएगा, पर उन्हें नहीं पता था कि उनके बेसमेंट में अब क्या पकने वाला था। नवंबर 1987 में 9 साल के गैप के बाद उसने अपना दूसरा शिकार किया, स्टीवन टुओमी। जेफ टुओमी को बहाने से होटल रूम में ले आया। अगली सुबह जब जेफ की नींद खुली तो उसने देखा कि टुओमी बेड पर मरा पड़ा है और जेफ के हाथ खून से सने थे। जेफ को याद ही नहीं था कि रात को क्या हुआ। उसने एक बड़ा सूटकेस खरीदा, बॉडी को उसमें ठूसा और टैक्सी करके अपनी दादी के घर ले आया। बॉडी को बेसमेंट में छुपा दिया और रात में उसके टुकड़े कर दिए। अब शैतान पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था। अगले 14 महीनों में जेफ ने अपनी दादी के घर में ही 3 और लड़कों को मार डाला। वो उन्हें बार से उठाता, उनकी ड्रिंक्स में नींद की गोलियां मिलाता और सोते हुए उन्हें मार डालता। सड़ी हुई बदबू से तंग आकर आखिरकार दादी ने उसे घर से निकाल दिया। (1990) में जेफ ने मिलवाकी के ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट में रूम नंबर 213 रेंट पे लिया। ये वो जगह बनने वाली थी जिसे दुनिया द स्लॉटर हाउस के नाम से जानने वाली थी। यहाँ उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। इस छोटे से अपार्टमेंट में जेफ की दरिंदगी अपनी चरम पर पहुँच गई। अब वो सिर्फ लोगों को मार नहीं रहा था, वो उनके साथ मॉर्बिड और हॉरिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। उसका मकसद उन्हें मारना नहीं, बल्कि उन्हें एक ज़ॉम्बी बनाना था। एक ऐसा माइंडलेस डॉल जो जिंदा हो पर उसका दिमाग जेफ के कंट्रोल में हो और जो उसको कभी छोड़कर ना जाए। वो इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन से उनके स्कल में छेद करता और उनके दिमाग में म्यूरियाटिक एसिड या उबलता हुआ पानी डाल देता। इस ब्रूटल प्रोसेस से हर विक्टिम तड़प तड़प कर मर जाता।
मौत के बाद जेफ उनकी डेड बॉडीज के साथ बैठता, ऑर्गन्स निकालता और खोपड़ियों को पेंट करके अपने कमरे में सजाता। उसने एक बड़ा सा नीला ड्रम खरीदा था जिसमें वो एसिड भर कर रखता ताकि मांस को हड्डियों से अलग कर सके। जेफ अपने विक्टिम्स के शरीर के हिस्सों को पकाता और खाता। उसका मानना था कि उन्हें खाकर वो उन्हें हमेशा के लिए अपना हिस्सा बना रहा है। दीवारों पर दर्जनों पोलराइड्स फोटोज लगी थी जिसमें उसके विक्टिम्स के कटे हुए सर और बॉडीज थे। वो एक दरिंदा नहीं बल्कि एक पूरा ब्लैक होल बन चुका था जो दूसरों की जिंदगियों को बेरहमी से निगल रहा था। मई 1991 में इस हॉरर स्टोरी का सबसे हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट हुआ। एक रात जेफ के अपार्टमेंट से एक 14 साल का लाओशियन इमिग्रेंट बच्चा कोनेराक भाग निकलने में कामयाब हो गया। जेफ ने उसके सर में ड्रिल से छेद करके एसिड डाला था, पर बच्चा अभी भी जिंदा था। वो नंगा, खून से लथपथ और ड्रग्ड हालत में सड़क पर दौड़ रहा था। पड़ोसियों ने उसे देखकर पुलिस को कॉल किया। जेफ भी वहां पहुंच गया और उसने पुलिस को एक झूठी कहानी सुनाई कि ये लड़का 19 साल का उसका लवर है और उनके बीच छोटा सा मनमुटाव हो गया है। पड़ोसियों के चीख चीख कर समझाने के बावजूद पुलिस ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने बच्चे को वापस जेफ के हवाले कर दिया। जैसे ही पुलिस वहां से गई, जेफ ने कोनेराक को मार डाला। सिस्टम की एक छोटी सी चूक और इग्नोरेंस की वजह से एक शैतान को बचा लिया और एक मासूम की जान ले ली। जुलाई 22, 1991 ये जेफ की आज़ादी की आखिरी रात थी। वो एक बार में ट्रेसी एडवर्ड्स नाम के एक 32 साल के आदमी से मिला और उसे पैसे का लालच देकर अपने अपार्टमेंट्स लाया। जैसे ही वो अंदर घुसे, सड़ी हुई बदबू ने ट्रेसी के होश उड़ा दिए। जेफ ने धोखा देकर उसके एक हाथ में हथकड़ी पहना दी और एक बड़ा सा चाकू निकाल लिया। ट्रेसी समझ गया था कि मौत सामने खड़ी है, पर उसने अपना दिमाग शांत रखा। एक मोमेंट ऐसा आया जब जेफ थोड़ा केयरलेस हुआ। ट्रेसी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, जेफ को एक जोरदार पंच मारा और बाहर भागा। सड़क पर पुलिस कार देखी और उसने जाके उन्हें सब बता दिया। जब पुलिस ट्रेसी के साथ वापस आई तो जेफ ने फिर से पोलाइटली झूठ बोलने की कोशिश की, पर जब एक ऑफिसर ने बेड के पास रखा हुआ ड्रॉयर खोला तो उसकी सांस अटक गई। ड्रॉयर के अंदर दर्जनों पोलराइड्स फोटोज थी जिनमें कटे हुए सर, बॉडीज के टुकड़े सब शामिल थे। ऑफिसर ने गन निकाली और चिल्लाकर कहा, कफ हिम। जेफ जमीन पर गिरते हुए सिर्फ इतना बोला, फॉर वॉट आई डिड आई शुड बी डेड। अपार्टमेंट का सीन किसी नरक जैसा था। फ्रिज में इंसानी सर, फ्रीजर में इंसानी दिल और मांस के टुकड़े, अलमारी में खोपड़ियाँ और एसिड से भरा हुआ वो ब्लू बैरल जिसमें डेड बॉडीज गल रही थी। 17 मासूम जान ले चुका ये शैतान आखिरकार पकड़ा गया था। गिरफ्तारी के बाद जेफ ने चुप्पी नहीं साधी। उसने बिना किसी इमोशन के बेहद काम वे में अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लिया। जनवरी 1992 में ट्रायल शुरू हुआ। उसके लॉयर्स ने इंसैनिटी का आर्ग्यूमेंट पेश किया, पर जूरी ने इसे रिजेक्ट कर दिया। जेफरी डामर को 15 टर्म्स ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई, पर जेल में जेफ का सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं चला। 28 नवंबर 1994 को जेफ प्रिजन के जिम एरिया के बाथरूम की सफाई कर रहा था। उसके साथ एक और इनमेट था, क्रिस्टोफर स्कारवर, जो बेहद गुस्से वाला और अनस्टेबल आदमी था। स्कारवर ने एक 20 इंच लंबी और भारी आयरन बार निकाली। उसने जेफ से पूछा कि उसने उन मासूम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया। इससे पहले कि जेफ कुछ कह पाता, स्कारवर ने वो रॉड जेफ के सर पर दे मारी।
एक के बाद एक उसने कई जोरदार वार किए। जिस इंसान ने दूसरों को सर पर रॉड मारकर और ड्रिल करके दर्द दिया था, उसकी अपनी मौत भी ठीक उसी तरीके से आई। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही जेफरी डामर मर चुका था। इसी के साथ आज की कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे अलर्ट एंड स्टे सेफ।